सर, जिस तरह हम देखते हैं कि शहर के लोग जो है काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, गांव के लोगों की बात करें तो गांव में जो है इस तरह से पार्टिसिपेशन जो है इतनी देखने को नहीं मिलती है। नहीं, आपका सुझाव ठीक है, उसके भी प्रयास किया जाएगा, उसकी भी योजना की जाएगी। इसीलिए इसको एक अलग व्यवस्थित ढंग से करने का इस बार का हमारी योजना रहेगी। इसीलिए ये जैसे नोडल ऑफिसर यहाँ पर किए गए मनोनीत, इसी प्रकार प्रत्येक ज़िले में और नीचे तक पंचायत तक ये कार्यक्रम जा सके उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसीलिए 6 अक्टूबर से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। आज औपचारिक ये पहली प्रेस वार्ता है जम्मू कश्मीर प्रदेश में, तो इससे हम औपचारिक तौर पर ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक टाइमलाइन बनाया था कि 17 से पहले प्रेस वार्ता करके इसको औपचारिक तौर से घोषित करेंगे। तो कल चूँकि 17 है, आज 16 तारीख को हम ये औपचारिक तरीके से घोषित कर रहे हैं। और मीडिया से भी हमारा ये अपेक्षा रहेगी और अनुरोध भी रहेगा कि आपके माध्यम से भी लोगों तक ये संदेश पहुँचे, आप भी इसके साथ जुड़े और बाकी सबको भी जोड़ें। कुछ कार्यक्रम जो है सिर्फ प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित रहते हैं, सरकारी कार्यक्रम जो है प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। नहीं, ये सारे कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में किए जाए। नहीं, हमारी अपेक्षा यही रहेगी। तो सरकारी स्कूलों में तो होंगे ही होंगे कार्यक्रम, जैसे नोडल अफसर साहब ने आपको बताया, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी जुड़े तो कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है, बल्कि जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और ये भी हम याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी समुदाय विशेष का नहीं है, धर्म विशेष का नहीं है। ये कार्यक्रम भारतवासियों का है और भारत की विरासत और लेगेसी के साथ जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। और हम चाहेंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं सरदार पटेल के ज़माना गुजरने के बाद, और बीच का जो अंतराल आया उसमें उनके इतिहास को उजागर भी नहीं किया गया, और इसलिए हमारे लिए एक ख़ास दायित्व बनता है कि हम इस पर ज़्यादा संजीदगी के साथ काम करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कल्पना थी, और इस कल्पना के पीछे क्या भाव है, क्या सोच है, वो हम सबके लिए समझना अनिवार्य है। सरदार पटेल की ये 150वीं जयंती है। देश भर में उसको मनाने का एक कार्यक्रम भी बना, योजना बनी है। सरदार पटेल का ये कार्यक्रम मनाने की आवश्यकता क्यों रही? वो इसलिए कि सरदार पटेल एक बहुत महान व्यक्ति, महान नेता तो थे ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, शायद वो उनके साथ वो इंसाफ ना कर सकी जिसके वो हकदार थे। हम जब कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट के जो सर्वश्रेष्ठ और जो सर्वप्रथम प्रतीक थे उनमें से सरदार पटेल। हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अधिकतर प्रदेश इकाइयों ने ये सिफारिश की थी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, लेकिन जब बापू गांधी ने हस्तक्षेप किया तो सरदार पटेल ने उसे प्रतिष्ठा का विषय ना बनाते हुए, किसी विवाद को ना उत्पन्न हो, इस सोच के साथ पूरे समर्पण भाव से जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया। हालांकि बहुमत उनकी पार्टी का, उनके दल का, समाज का इनके पक्ष में था। उसके उपरांत एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए आई जब अंग्रेज़ भारत को विभाजित करके गए। शुरू में तो लॉर्ड माउंटबेटन के यहाँ जब ये योजना बनी तो मंसूबा ये था कि 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और प्रिंसेस्तान, यानी आपस में लड़ते रहें। राजवाड़े 560 से अधिक या 550 से अधिक वो अपनी जगह राज करते रहे, कुछ हिस्सा इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को दे दिया जाए और शेष रहे जो ब्रिटिश इंडिया था वो हिंदुस्तान बन गए। लेकिन उस समय के नेताओं ने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आखिरकार बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन चिट्ठी लिखी, उन्हें कोई कानून साज चाहिए था। वहाँ से अटॉर्नी रेडक्लिफ भेजे गए जो बड़े विद्वान माने जाते थे, लेकिन कभी पहले हिंदुस्तान उनका आना नहीं रहा था। केवल 4 सप्ताह लगभग वो दिल्ली रहे, नक्शा उन्होंने पूरा अध्ययन किया और ये लाइन खींच दी जो कठुआ से पास से होकर के गुजर रही है, जिसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह रहे हैं। और इतनी बेरहमी से ये बंटवारा हुआ कि रॉडक्लिफ ने
अपने एक पत्र में ये लिखा भी था कि मेरा काम अब समाप्त हो गया है, मैं जल्दी से हिंदुस्तान से कूच करने वाला हूँ, वरना 10 लाख से भी अधिक लोग मेरे खून के प्यासे मुझे ढूंढने आएंगे जो घर भर बेघर हो जाएंगे। यानी ये समझते हुए भी, लेकिन एक असमंजस की स्थिति, अस्थिरता की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में बनी रहे, इस सोच के साथ ये षड्यंत्र रचा गया, कत्लो गारत हुई। हालांकि आम मानस कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं था, यहाँ तक कि मुसलमान समुदाय के भी बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया। प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम एक स्थापित की गई जिसमें कैफी आज़मी थे, साहिर थे, अकबर इलाहाबादी थे, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लेकिन आखिरकार शायद 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना की, बंटवारा होके रहा। और उसके बाद प्रथम गृह मंत्री के रूप में जिम्मेवारी, जो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थी, वो संभालने का दायित्व आया सरदार पटेल के हाथ में। सरदार साहब के आगे एक दूसरी चुनौती थी कि किस तरह से सारे राजवाड़ों को इकट्ठा करके भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना। तो 560 से अधिक राजवाड़े, उतने ही संख्या में उनके राजे महाराजे, उन सब के साथ चर्चाएं करके, नेगोशिएशन करके, बातचीत करके उन्हें धीरे धीरे भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। बहुत थोड़े समय में, कहीं कहीं कठिन भी रहा, जूनागढ़ कठिन रहा, हैदराबाद कठिन रहा। लेकिन हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी बदकिस्मती ये कि जम्मू कश्मीर के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उनका ये मानना था कि चूँकि वो कश्मीर से मूलतः ताल्लुक़ रखते थे, वो जम्मू कश्मीर को बाकी लोगों से ज़्यादा अधिक समझते हैं, जानते हैं। और इस तरह से बाकी घटनाक्रम उसी तरह से चलता रहा, जो हमारे विलय में भी विलम्ब हुआ। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यदि सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी उसी तरह दी गई होती जिस तरह से कि बाकी राजवाड़ों की वो जिम्मेवारी संभाले हुए थे, तो शायद ये ना जंग होता, और जो आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK है, ये भी सामने मसला बन के ना आता। If Sardar Patel had been allowed to handle Jammu and Kashmir in the same manner in which he handled the other 560 odd principalities of this country, maybe we would not have had to face the issue of POJK today. लेकिन ऐसा हो ना सका। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ। नेहरू जी उस समय भी इस असमंजस में थे कि फ़ौज भेजी जाए कि ना भेजी जाए, हालांकि महाराजा हरि सिंह ने तलब की थी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम 150 साल मनाते हैं तो हम कठुआ वासियों के लिए, हम जम्मू कश्मीर वासियों के लिए इसका एक अलग सा महत्व है, एक विशेष अहमियत है। उस समय भी सरदार पटेल ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि फ़ौज भेजी जाए, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इलाका, उड़ी इत्यादि का जो शायद पाकिस्तान के कब्ज़े में होता है, और शायद श्रीनगर का शहर भी, वो बचा लिया गया। लेकिन फिर बिना सरदार पटेल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना उनसे चर्चा किए हुए, और बिना अपने मंत्रिमंडल के साथियों से चर्चा किए हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जाकर के रेडियो पर एक तरफा सीज़ फायर की घोषणा कर दी, यूनिलैटरल सीज़ फायर, और हमारी फ़ौजें वहीं रुक गई जहाँ है। और ये सारा इलाका मीरपुर का, कोटली का, ये दूसरी तरफ चला गया, और आज तक ये नासूर बना हुआ है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK के नाम। यदि जम्मू कश्मीर वासियों को सरदार पटेल की सेवाओं, उनके अनुभव का उसी तरह से लाभ लेने का अवसर रहता, तो शायद इतनी लंबी जद्दोजहद, लंबी संघर्ष से हमें ना गुजरना पड़ता। और इस तरह से 2 विशेष व्यक्ति, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी गिरफ्तारी भी यहाँ नज़दीक ही माधोपुर के पुल पर हुई, जो पिछले सैलाब में जिसको क्षति पहुँची है। अगर ये 2 व्यक्तियों को उस समय अपनी बात जिस तरह से वो रख रहे थे, या जो उनकी राय थे, उस पर हम वो तत्कालीन सरकार कायम रहती, तो शायद भारत का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता। बहरहाल 60-70 वर्ष गुजर गए। दीज आर दी 2 मोस्ट अंडररेटेड लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई, एक के बाद एक, जानबूझकर ये कोशिश की गई कि इनके नाम को
ज़्यादा उजागर ना किया जाए और धीरे धीरे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ इनके नाम से नावाकिफ़ हों। ये श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और उस समय उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की केवड़िया नगरी गुजरात में स्थापित की थी, जो आज एक हेरिटेज पॉइंट भी है और टूरिस्ट पॉइंट भी है। और उस समय हम सभी कार्यकर्ताओं की, हम जितने बैठे हैं, बबलू जी हैं, हमारी बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपदेश जी हैं, हम सब ने यहाँ से लोहा इकट्ठा करके भेजा था गुजरात, कि वहाँ उस समय हमारे वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का आह्वान था कि देश के हर कोने से सामग्री लोहा भेजा जाए जो उस प्रतिमा के निर्माण में होगा। तो आपको याद होगा यहाँ से गाड़ियाँ भी, यानी पहली बार मोदी जी की सोच थी कि सारे देशवासियों को इकट्ठा किया। सरदार पटेल को जो अपने तरफ से वो श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, उसके सभी देशवासी हिस्सेदार बने, और हम सब जो उस समय के सक्रिय कार्यकर्ता थे, ये युवा कार्यकर्ता थे, उन्हें भी उनके इतिहास से परिचित होने का अवसर मिले। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार पटेल को समय समय पर मोदी जी ने आदर भी दिया, और अखंड भारत जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी और जिसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पण किया, उसको अपना लक्ष्य बना करके अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत की ये यात्रा भी मोदी जी ने ही हमारे सामने उसकी कल्पना रखी और आज उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये मोदी जी की सोच थी कि आने वाली नस्लों को इसलिए इससे वाकिफ़ करवाया जाए। जैसे कि अभी हमारे नोडल अफसर साहब कह रहे थे, 6 अक्टूबर को ये ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, जिसमें नौजवान, छात्र, अन्य लोग क्विज़ कॉम्पिटिशन्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, निबंध कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं। और अब 31 अक्टूबर से, जबकि सरदार साहब का जन्मदिन रहता है, उस दिन से ये पद यात्राओं का क्रम शुरू होगा। और जो इनकी योजना है उसके अनुसार प्रत्येक ज़िले में कम से कम 3-3 पद यात्राएँ निकाली जाएंगी, 8-8, 10-10 किलोमीटर की। रास्ते में स्वच्छता का भी अभियान होगा, रास्ते में स्वदेशी अभियान भी होगा, रास्ते में आत्मनिर्भर भारत की चर्चा भी की जाएगी। और देश भर से ये पदयात्री एक जगह इकट्ठा होंगे। 4 हमारे नोडल पदयात्री रहेंगे, 4 नगर इंतखाब किए गए, जिसमें मुंबई, दिल्ली, नागपुर, जयपुर, और फिर चारों स्थानों से इकट्ठा होकर के वो पहुँचेंगे जो सरदार पटेल जी का जन्म स्थान है कर्मसार, वहाँ पर वो 25 नवंबर को पहुँचेंगे। जैसे हमने पहले भी इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया है, दूसरे व्यक्तित्वों को लेकर के, दूसरे विषयों को लेकर के। और 25 नवंबर से फिर वो कूच करेंगे केवड़िया की ओर, जहाँ पर के प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया हुआ है। क्योंकि 26 नवंबर का ये महत्व है कि ये भी प्रधानमंत्री जी ने ही, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो उनका ये सुझाव था कि इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। क्योंकि 26 नवंबर का वो दिन था जब संविधान समिति, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ने काफ़ी मुशक्क़त के बाद बाबा अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 2 साल लगभग का समय लगा करके दुनिया का बेहतरीन संविधान निर्माणित किया था, रचित किया था, और उसे विधिवत फिर सरकार को सौंपा था लागू करने के लिए, जो तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 1949 26 नवंबर का वो दिन सदा हम याद करें, अपने आप को पुनः समर्पित करें भारतीय गणराज्य के प्रति, और उसके इतिहास को स्मरण करने का अगली पीढ़ी को अवसर रहे, इसलिए वो संविधान दिवस। तो ये सारे का सारा कार्यक्रम सरदार साहब के जन्म दिवस के अवसर से प्रारंभ होगा, यानी 31 अक्टूबर, और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के अवसर पर संपन्न होगा। इसमें कुछ आपने जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। कहाँ है हमारे डॉक्टर साहब? जिस तरह से यहाँ पे ये हमारे पहले वो कहाँ गए, या आप आगे आइए ना, कुछ आप में इसमें जोड़ना है। ये हमारे नोडल अफसर रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में नोडल अफसर भारत सरकार की ओर से मनोनीत किए गए। इधर आ जाइए। कुछ विशेष आयोजन है आपका? जी सर, इसमें आपने बड़े विस्तार में चर्चा की और बड़े विस्तार में बताया भी।
मैक्सिमम जो इसमें चीज़ें हैं वो तो आपने डिटेल में बताई। उसके साथ साथ जैसे स्वच्छता टोलीज जो रहेंगी हमारी, कोई भी जब भी पद यात्रा आयोजित की जाएगी तो उसमें स्वच्छता टोलीज भी रहेंगी, जिसमें ख़ास तौर पर म्यूनिसिपैलिटी का और सफाई कर्मचारी YGP जो हमारे हैं उनका भी योगदान रहेगा। जो स्वच्छता का एक माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है वो भी हम लोगों तक पहुँचाएँगे इसके द्वारा। और सरदार पटेल जी का जो भी रास्ते में अगर कोई हमारे बीच में स्टैचू कोई आता है वहाँ पर भी हम क्लीनलीनेस कैंपेन करेंगे और लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जो लाइफ में क्या क्या उन्होंने क्या जो योगदान रहा देश के प्रति। तो बच्चे तक और बड़ों तक ये उनका मैसेज हम पहुंचाएंगे इसके द्वारा। तो आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज है उस पर ख़ास तौर पे इसमें फोकस रखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत का भी जो मैसेज है वो पहुँचे। और साथ साथ में नशा मुक्ति की जो प्लेज है वो भी युवाओं के बीच में और लोगों के बीच में वो प्लेज भी ली जाएगी। और सरदार पटेल का ये संदेश था संक्षेप में कि भारत एक है, भारत अखंड है और भारत सर्वदा अखंड रहेगा। और यही संदेश मोदी जी ने लेकर के हम सबको दायित्व दिया कि हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएं।